अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज की बड़ी खबर, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने आज नए अदालती साल की तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एक तवील अरसे के बाद एक भरपूर तकरीर के साथ आए थे, मगर आज भी जो कंट्रोवर्सी और जो तनाज़ा उनकी मुद्दत ओहदा में तोसी से मुतल्लक चल रहा है, उसके बारे में बाकायदा तौर पर किसी किस्म की वजाहत जारी नहीं की गई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं और इंशाल्लाह आइंदा साल आप सबके ताउन से और बिलखसूस जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जहाँ से भी अच्छी आरा मिले उस पर अमल करें जहाँ तक हो सके और निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाएं। मगर फिर इस तकरीब के फ़ौरन बाद गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों के सामने ये कहा जा रहा है कि उनका ये कहना था कि उनको पेशकश की गई थी हुकूमत की तरफ से कि उनके जो ओहदा है उसको टेन्योर दे दिया जाए, मुस्तकिल मुद्दत दे दी जाए, मगर उन्होंने इनकार किया और कहा कि मैं अपने लिए ये टेन्योर नहीं लूँगा। हाँ, अगर हुकूमत दीगर जजेस को तोसी देना चाहती हैं तो वो दे सकती है। अब इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने तोसी लेने से इनकार कर दिया है या नहीं? हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अदील सरफराज, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, सुनो टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट। अदील सरफराज साहब, आप तो आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तकरीर भी आपने सुनी और फिर उसके बाद गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जिन सहाफ़ियों से उनकी बात हुई उन सहाफ़ियों में आप भी शामिल थे, तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या? क्योंकि ख़बरें तो चल रही थी कि जैसे चीफ जस्टिस ने आज वाज़े तौर पे ठोस अंदाज में इनकार कर दिया है एक्सटेंशन लेने से, तो ये असल मसला क्या है? क्या वजाहत हो गई है या अभी मामला इतना सादा भी नहीं है? सर, मामला सादा तो बिल्कुल भी नहीं है और मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तकरीर की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज की इस तकरीर से जो बेसिकली नए अदालती साल के आगाज़ पर हो रही थी कि चीफ जस्टिस इस एक्सटेंशन के मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करेंगे, और जो एक इब्हाम पैदा हो चुका है और जैसा कि वज़ीर कानून भी कहते हैं कि क्या सराइयों का बाजार गर्म है, तो इन क्या सराइयों को वो खुद ही ख़त्म कर देंगे, बता देंगे कि वो 25 को घर जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर जैसा कि आपको मालूम है, सेरेमोनियल हॉल में चाय का एहतमाम होता है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है, वहाँ पर चीफ जस्टिस से स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा गया और राना सनाउल्लाह साहब का नाम लेकर पूछा गया कि आपके हवाले से उन्होंने ये बयान दिया है कि आपने कहा कि अगर तमाम जजेस की उम्र को बढ़ा दिया जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास आए थे वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, और उस मीटिंग में मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, और उस मीटिंग में हमारे सामने ये प्रपोज़ल रखा गया कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं तमाम हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो पोस्ट है उसको टेन्योर पोस्ट किया जाएगा, यानी जो मुद्दत ओहदा है उसको 3 साल तक किया जाएगा। तो मैंने वहाँ पर ही उनको कह दिया था कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, अगर हुआ भी तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पर्सन स्पेसिफिक अगर मेरे लिए कोई कानून साजी की जाती है तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। मगर यहाँ पर जब ये सवाल हुआ कि क्या दीगर जजेस साहिबान की और आपकी उम्र को बढ़ाया जाए तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे ये नहीं मालूम कि कल को मैं जिंदा हूँगा या नहीं, अगर आपको मालूम है तो आप बता दें। यानी इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। नहीं, इस पर इब्हाम अब भी बरकरार है। जहाँ तक ताल्लुक है एक्सटेंशन लेने से इनकार करने का, वो सिर्फ मुद्दत ओहदा तक है। अगर कानून बना दिया जाता है, तरमीम ले आई जाती है और उस तरमीम में कह दिया जाता है कि जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से 68 साल हो जाए, तो चीफ जस्टिस क्या कंटिन्यू करेंगे या नहीं, इसका चीफ जस्टिस ने वाज़ेह जवाब अभी तक नहीं दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इब्हाम बरकरार है, तो हसनात मलिक साहब, अगर ये इब्हाम बरकरार है या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस इब्हाम को बरकरार रखना चाह रहे हैं, तो इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि हुकूमत जो है आइनी तरमीम के ज़रिए जजों की रिटायरमेंट की जो मुद्दत है उसमें 3 साल का इजाफा कर दे। तो क्या कोई ऐसी आइनी तरमीम जो है ऑन द कार्ड्स है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है? क्या इतलात है? जी मतीउल्लाह जान साहब, जब से ये इजलास जारी है हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि जुडिशल पैकेज के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल टेबल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। सारे जो हुकूमती लॉ मेकर हैं उनको कहा गया कि बैरून मुल्क ना जाए, यहीं रहें।
तो उससे ये लगता है कि कोई ना कोई चीज़ ज़ेर गौर है और किसी टाइम पे भी बिल जो है वो टेबल हो जाएगा। और इतलात है कि आज नहीं तो कल के चांसेस ज़्यादा हैं, कल में भी टेबल हो इस हवाले से बिल। लेकिन नंबर कैसे पूरे होंगे सेनेट में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी अगर सपोर्ट करते हैं तो सेनेट में कैसे जो है वो इनको शामिल किया जाएगा, यानी नंबर कैसे पूरे किए जाते हैं। और दोनों हाउसेज में अलग अलग 2/3 एक्सटेंट का होना जरूरी है। 2/3 ये भी हो सकता है कि बिल टेबल हो, फिर मामला कमेटी को चला जाए ज़रा, फिर क्योंकि इसके साथ यह है कि हुकूमत की डिफरेंट स्ट्रेटजीज चल रही हैं। एक तरफ वो ये जुडिशल पैकेज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह है कि जुडिशल पैकेज के बगैर जो अगले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो अहदा संभालना है उनके साथ भी इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है कि कोई वो मौजूदा निज़ाम को चलने की गारंटी दे दे, तो फिर उनके हवाले से भी और हो सकता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस की तरफ से तो अभी मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक तफसीली वजूहात, तफसीली फैसला आना है, तो क्या उस हवाले से भी हुकूमत को कोई खदशात हैं कि ये दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, ये इस हवाले से बिल्कुल हो रहा है। एक तो दबाव उन जजेस पे है कि जी अब कब, क्योंकि डिटेल जजमेंट आनी है, अब हफ्ते में आ जाएगी, मे बी मंसूर अली शाह 12 को आ जाए तो अगले 2 दिन में आ जाए। इस मेन वजह यही है कि डिटेल जजमेंट से पहले इस तरह का मामला किया जाए ताकि एक जजेस प्रेशर में रहें। लेकिन बात यह है कि हुकूमत इस इबाम को ख़त्म कर सकती है अगर जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए, जैसे काजी फैसा अनाउंस कर दें कि जी मैं 25 को रिटायर हूँ। दोनों चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन वो क्या करें काजी फैसा, लॉ मिनिस्टर को बता चुके, अटॉर्नी जनरल के सामने, फिर आज उन्होंने आप सहाफ़ियों के सामने भी क्या बता, उन्होंने ये जो बताया है कि वो ये है कि जी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में नहीं मानूंगा, मेरे हवाले से सिर्फ मुझे एक्सटेंशन, या अगर चीफ जस्टिस का ओहदा आपने रखना 3-3 साल बढ़ाना है तो फिर भी नहीं। क्या वो जो एक और प्लान चल रहा है कि जिस पे ज्यादा बात हो रही है 4-5 महीने से, वो ये कि हर जज का टेनोर 3-3 साल बढ़ा दिया जाए कि जी पेंशन में बाद में जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा खर्च होते हैं तो सरकारी मुलाजमों की तरह उनको सबको भी हो जाए। तो ये इस पे वो क्या कहते हैं, या वो कैटेगरिकली कह रहे हैं कि मैं 25 को 24 को घर चला जाऊंगा। अच्छा, ये बात आज वो उनकी तकरीर थी, कहीं आपको कोई लगा कि वो जा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगा। क्या आप कहते हैं वो तकरीर में उन्हें कह देना चाहिए था कि मैं रिटायर? देखिए बात यह है कि महीना डेढ़ एक है नया ओपनिंग, अगर 11 महीने अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस ने चलाने हैं अगले अदालती साल में, तो वो जिस तरह जैसे काजी फैसा ने आखिर में बात करी थी कि इंशाल्लाह चीज़ें और भी ठीक है बेहतर। आप ये कह रहे हैं कि अगर 25 अक्टूबर को एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है और आज 9 सितंबर को नया अदालती साल शुरू हो रहा है, तो उसको एज ए कर्टसी ये ऐलान करना चाहिए था कि आइंदा अदालती साल के हवाले से जो आपके नए चीफ जस्टिस होंगे वो अपनी हिकमत अमली वज़ा करेंगे और मैं अपनी रिटायरमेंट तक इनका भरपूर ताउन करूँगा और फैसिलिटेट करूँगा ये ट्रांजिशन। मगर उन्होंने ये कहा नहीं। उसकी वजह ये है कि जो 13 तारीख इजलास हो रहा है जुडिशल कमीशन का, जिसमें रूल्स की तब्दीली लाई जानी, तो फिर कोई मेंबर कह देता जी आप तो जा रहे हैं तो फिर जाने दें इस मामले को अगले चीफ जस्टिस के लिए। बिल्कुल तो कुछ चीज़ें अच्छा, वो ये भी है। और जो दूसरी बात है कि हुकूमत जो है इतलात है कि अब संजीदगी से उनको तरफ से एक प्लान बन चुका है, वो अपना पैकेज जुडिशल पैकेज। अच्छा, ये इतलात अभी भी है आपकी? जी जी बिल्कुल, ये अभी कल तक की खबर है। जी जी, ये है कि चांसेस है कि इसी हफ्ते में मे भी कल हो जाए। अच्छा, जुडिशल पैकेज के हवाले से जो है वो कोई, और ये कहा जा रहा है कि उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली लाई जाएगी। ठीक है, और 19th अमेंडमेंट। अच्छा अदील, ये बताएं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच पे मौजूद नहीं थे, तो कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि उनसे पहले ही चीफ जस्टिस की तकरीर शेयर की गई होगी और उन्होंने जब देखा होगा तो इसमें तो कोई इशारा नहीं है 25 अक्टूबर को जाने का और अगले चीफ जस्टिस के आने का, तो इसलिए वो गैर हाज़िर हुए? या जस्टिस मंसूर अली शाह की तो एक वैलिड रीज़न मालूम होती है, वो बैरून मुल्क हैं, उन्होंने 12 तारीख को वापस आना है। जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में ये राय कायम की जा सकती है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वैसे जो रोस्टर आया था जजेस का इस हफ्ते उसमें शामिल थे। पहले उन्होंने मंडे को यहाँ पर होना था, मगर बाद अज़ां रिवाइज रोस्टर जारी हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शामिल नहीं थे, यानी इस हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं है। एक और जज भी आज नहीं थे, वो थे जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो कि एडहॉक जज हैं। तो कुल मिलाकर 3 जजेस आज शिरकत नहीं कर सके। और वैसे ये बात बड़ी अहम है कि 2 सीनियर तरीन जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दाएं और बाएं बैठना था,
वो बज़ाहिर अवॉइड ही कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी उसकी ये वजह हो सकती है कि वो जो तकरीर है वो बज़ाहिर वो शेयर की गई होगी, अगर उसमें कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई तो फिर उनका शायद तकरीर शेयर ना भी की गई हो। वैसे भी जाहिर बात है जजेस साहिबान अंदर बैठे हैं, उन तक बहुत सारी बातें पहुंच जाती हैं, उनको मालूम अंदाजा हो चुका होगा, कुछ ना कुछ बात उन तक पहुंची तो जरूर होगी। आज भी हमने जजेस को नोट किया है, जजेस कोई ज्यादा इतने मुतमईन नजर नहीं आ रहे और ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे थे, शायद चीफ जस्टिस अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बड़े सियासी साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात हुई अभी रिसेंटली? कोई राब्ता कोई नून लीग की क़यादत से? नहीं जी, मेरी आपको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। मेरी लास्ट मुलाकात उनसे सितंबर 2023 में हुई थी लंदन में, और अक्टूबर में वो बस वो स्टेज पर सलाम दुआ हुई थी जब वो अक्टूबर 21 को वापस आए थे। ठीक, अच्छा, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, जनरल फैज साहब का जो कोर्ट मार्शल करने का ऐलान किया गया, अब कहा जा रहा है कि जनरल फैज के बहुत से लोगों से राब्ते भी थे, 9 मई के हवाले से भी शवाहिद की बात हो रही है कि वो इमरान खान से राब्ते में थे, PTI के कारकुनों से राब्ते में थे। तो जनरल फैज तो वैसे आपसे भी राब्ते में थे ना? आखिरी बार आपकी कब उनसे मुलाकात हुई थी? मतलब मेरे आखिरी उनसे मुलाकात जो हुई थी वो मेरा ख्याल है जनवरी 2021 में हुई थी। अच्छा। उसके बाद फोन पर जरूर बात हुई थी या मेरे टेक्स्ट मैसेजेस जरूर हुए थे 1-2 दफा। आखिरी बार कब टेक्स्ट मैसेजेस आखिरी बार कब हुए? वो टेक्स्ट मैसेजेस आपको पता है उन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन लॉन्च की थी। मैं तो अभी उसकी डिटेल्स नहीं बताई है क्योंकि अच्छा नहीं लगता, एक शख्स मुश्किल में है। बट नहीं, कोई मुश्किल में नहीं है सर, मुश्किल में तो आप लोग रहे हैं, उन पे इतना तरस खाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात तो करें। अगर आपके साथ ये होता रहा तो फिर बात तो वही है कि अगर आप भी नहीं बताने की पोजीशन में तो फिर कौन बताएगा? हुआ क्या टेक्स्ट मैसेजेस का थोड़ा पस मंजर तो मैं जरूर बताऊंगा जो भी हुआ था। लेकिन वो जब उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो का वो स्कैम लॉन्च किया था, दैट वाज पूरा का पूरा एक पैकेज बनाया था जिसमें मेरी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को भी अटैक किया था, मेरे बिजनेस पार्टनर को भी घसीट के बीच में ले आए थे। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट वन वीडियो जो वो लेके आए थे, वरना होता है बहुत से लोगों के सिर्फ वीडियो आप रिलीज कर देते हैं, बट ही वांटेड टू टार्निश मी। और चूंकि मसला ये था कि मैं स्पोक्स पर्सन था मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, और मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है और मरियम नवाज डायरेक्टली अटैक कर रहे थे और उनका जलसों में नाम लेते थे, जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लेते थे या मरियम नवाज नाम लेती थी। तो जाहिर सी बात है ही वाज वेरी वेरी अपसेट और एक जंग का माहौल था। लेकिन पहले जो तोपें वहां से आती थी उसको तो मैंने फेस करना होता था। तो क्या कहते क्या थे वो आपको? क्या कोई धमकी लगाते थे, मैसेज कन्वे करते थे कि मरियम बीबी को? जी, उन्होंने बिल्कुल धमकी भी लगाई थी और वो अपनी तरह से प्यार मोहब्बत से भी या धमकी से, दोनों तरह से वो चाहते थे कि जी मैं बीच में से हट जाऊं क्योंकि मैं जाहिर है आर्मी बैकग्राउंड है। मैं ये कह रहा था कि जी उससे इस सियासत का क्या ताल्लुक है? हमारा जो सियासी मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि जी आप जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो आप ना करें, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं गलत बयान कर रहा हूँ अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आगे लाने के लिए तो मुझे बताएं कि मैं गलत कहाँ हूँ, मैं उसको बिल्कुल उसकी इस्लाह करूंगा। तो उनकी क्या दलील थी? ये तो नहीं हो सकता कि देखें जिस तरह कैप्टन सफदर को जब अरेस्ट किया था कराची में, आपको याद होगा, तो वो जब उनको अरेस्ट किया था हवाई होटल से, दरवाजे भी तोड़े थे, नवाज दरवाजा तोड़ के तो वो उसकी जो हकीकत जो हमें पता चली थी, आई वॉज ऑब्वियसली ट्राइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, और उसके बेसिस पर फिर मैंने जो मरियम नवाज के कहने पर हामिद पीर को एक बीपर दिया था
तो उससे वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि जी मैंने कैसे उनके इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया है, कैसे मैंने नाम लिया है। तो मैंने उनको ये कहा था कि जी अगर मैंने कोई गलत बयान नहीं किया तो आप मुझे बता दें, मैं अभी टीवी पर जाके रिग्रेट करूँगा और वापस ले लूँगा अपना बयान। तो वो एक वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। बट आपको पता ये था अक्टूबर 2020 नया नया पीडीएम बना था और जलसे हो रहे थे हर जगह। कराची में था, फिर इसके बाद कोयटा में था। नहीं, उसके अलावा जो एक्चुअली जो आपने कहा ना कि धमकी लगाई थी जनरल फैज ने टेक्स्ट मैसेजेस में, तो धमकी किस नौयत की थी एग्जैक्टली थी क्या? वो यही होता है ना कि हम आपको फिट कर देंगे मतलब मैं उससे ज्यादा क्या बताऊं। तो फिर आप उन्हें क्या कहते थे? नहीं, मैं तो आपको पता है, मैं जैसे आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, मैं तो कभी गाली गलोच वाला शख्स नहीं हूँ। प्राइवेट में भी मेरी एक जाहिर सी बात है, एक डिसिप्लिन तरीके से मैं बहस डिबेट करूँगा कि जी आप जो कह रहे हैं कि सही नहीं है, इस तरह से आप हमें जो जब बात उनके साथ उस वक़्त हुई थी पीडीएम बनने से चंद महीने पहले ही, जब जनरल बाजवा से भी मुलाकात हुई थी और फैज हमीद साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो मेरा तो वही मौक़िफ़ था जो कि आज आपके सामने है मौक़िफ़ कि जी सियासतदानों को छोड़ दें, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर छोड़ दें, वो आपस में क्या करते हैं, उनका केसेस क्या हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो मियां नवाज शरीफ के हैं या मरियम नवाज के हैं। हम कोई डिमांड नहीं मैं कर रहा कि जी कोई बेनिफिट दिया जाए, कोई रिलीफ दिया जाए, बट लेट द पॉलिटिकल प्रोसेस वर्क ऑन इट्स ओन। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेट देम ऑपरेट ऑन देयर ओन, और उसमें जो भी जीते हैं हारे अवाम की पजीराई से हम अपोज कर रहे हैं पॉलिसीज को, हम अपोज कर रहे हैं गवर्नेंस के स्टाइल को, हम और तो कुछ नहीं कर रहे। मैं तो बिल्कुल ही साफ सुथरी सियासत ही करता था, मतलब टीवी पर बैठ के या जलसे जुलूस या तमाम। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा ने आपकी तजवीज़ मानते हुए फिर एक दफ़ा एक तकरीब में उन्होंने ऐलान किया था कि हमने पिछले साल सियासत छोड़ दी थी फरवरी में, तो वो बात दुरुस्त थी वैसे? मुझे नहीं पता, उसमें आपके सामने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि क्या सियासत छोड़ दी थी या नहीं छोड़ी थी। मेरा नहीं ख्याल है उसमें हकीकत थी। अच्छा, तो आप क्विकली ये बताएं कि जनरल बाजवा साहब से भी आपकी कोई टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए रिसेंटली, कोई राब्ता, कोई बात, कोई? नहीं जी, नहीं। तो जनरल फैज के कोर्ट मार्शल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि फौज का जो फौज हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसकी पकड़ तो होनी चाहिए और लॉजिकल एंड होना चाहिए, और उसमें लेकिन जाहिर सी बात है उसमें वो इंसाफ भी होना चाहिए, चाहे वो जनरल फैज हमीद हो या कोई और हो, इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ होते हुए देखना भी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो बातें हो रही है कि 9 मई के हवाले से जनरल फैज पीटीआई की क़यादत और ख़ास तौर पे इमरान खान से राब्ते में थे, तो जनरल फैज जो थे कैपेबल थे इस तरह की मैन्यूवरिंग और साजिश, और 9 मई के हवाले से पीटीआई की क़यादत से राब्ता रखने की पोजीशन में थे, उनकी इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो कोई साजिश बुन सकते? मुझे नहीं पता कि उनके कोई राब्ते थे। देखें, आपसे तो वो राब्ते करते रहते थे ना, पॉलिटिशियन से राब्ते तो थे उनके। नहीं, मुझे नहीं पता कि उनके इमरान खान से या 9 मई के हवाले से कोई राब्ते थे, और जब तक मुझे नहीं पता तो मैं कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि 1.5 साल तकरीबन हो चुका है, 1.25 साल तो हो चुका है 9 मई को, अभी तक एक भी प्रोसिक्यूशन सामने नहीं आई है जिससे ये पता चले कि जी कोई भी वर्कर, चाहे वो सनम जावेद थी या कोई और वर्कर थे, हारून वो महमूद रशीद थे या एजाज चौधरी थे या शाह महमूद कुरैशी थे और खुद या इमरान खान थे। अब 9 मई तो 9 मई हम सुन के थक चुके हैं। जब तक हमारे सामने कुछ आएगा नहीं। बहरहाल ये तो फिर अब हुकूमत ने भी तय तो नहीं करना, क्योंकि खुद वज़ीर दिफा कहते हैं कि उनको भी मुकम्मल मालूमात नहीं है कि एग्जैक्टली इल्ज़ामात हैं। कि आप ये बताएं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से आपके राब्ते हैं? कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई फ़ोन, कोई पैगाम, कोई मसालियाती किरदार, कोई राब्ते? बिल्कुल कट ऑफ हो गए।
कोई राब्ता नहीं है मेरा। मतलब सियासियों से भी आप सियासियों से भी कट ऑफ हो गए और गैर सियासियों से भी कट ऑफ हो गए? नहीं, मेरे कोई फौज के साथ तो ऐसा तासुर जाता ही है। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जी पिछली एस्टैब्लिशमेंट हो या उससे पहले मेरे तो किसी के साथ, मतलब कराची में जिस तरह कोर कमांडर आते हैं जाते हैं, सारे पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन उनके साथ राब्ते में, मेरे कभी किसी के साथ नहीं, ना डीजी रेंजर्स ना ऐसा वो। भाई मेरे हद तक कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैं जाके राब्ते करना, उनकी अपनी जॉब है, मेरी अपनी एक आउटलुक है कि किस हद तक आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरी एक गलती से कह लें या जो भी थे, और वो भी किसी के कहने पर मैं 1-2 मीटिंग्स मैंने की थी उसके साथ, जनरल बाजवा के साथ, और एक में वो थे फैज हमीद। अदर देन दैट तो मैंने कभी कोई मीटिंग नहीं की। ठीक है। तो मेरा तो एक बिल्कुल गलत तासुर है कि जी मैं शायद उनका आदमी हूँ। जो उनके आदमी होते हैं वो बड़े बड़े खुल के इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, आपको पता भी। बहरहाल आप तो सियासत से मायूस लगते हैं, और मगर आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि मायूसी गुनाह है, गुनाह की सजा तो होती है। तो फिर आप पे कोई दबाव है वापस? नहीं, मैंने कहा ना मैं मायूस नहीं हूँ, तभी तो मैंने छोड़ी नहीं है सियासत। चलें ठीक। अच्छा, आखिर में आप ये बता दें कि अमरीकी इंतखाबात जो हो रहे हैं उनके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली या भूचाल आएगा? देखें, अगर इस वक्त तो पिछले 4 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी है, और उनका जो बाइडेन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर कैमला हारिस जीतती हैं तो मेरा ख्याल है वो तो वही प्रोसेस रहेगा विच इज़ इनडिफरेंट टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ना वो इन्वॉल्व होते हैं, ना किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये डोनाल्ड लू का वाकया जो था, तो अगर ट्रंप जीत गए, नहीं ये जो आपने कहा ना डेमोक्रेट इन्वॉल्व नहीं होते, तो डोनाल्ड लू जो था वो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उसकी तरफ से ऐसा अनडिप्लोमेटिक किस्म का पैगाम दिया गया था। नहीं, वो तो डोनाल्ड लू तो बहुत लो लेवल का वो पॉलिसी उस लेवल की तो नहीं जो मैं आपकी सवाल से आप ये कह रहे हैं अगर ट्रंप जीतते हैं तो क्या होगा? हाँ, अगर ट्रंप जीतेंगे तो मैं समझता हूँ कि चूंकि वो काफ़ी क्लोज इमरान खान को पसंद भी करते हैं मेरे ख्याल से, और ऐसे तासुर है रिपब्लिकन पार्टी अगर जीत गई, ट्रंप जीत गए, तो पाकिस्तान की सियासत पर उसका असर पड़ेगा। और वो साजिश होगी या मुदाखलत? काफ़ी असर पड़ेगा। और वो साजिश होगी या मुदाखलत होगी? अब ये नहीं मुझे पता कि वो ट्रंप पहले दिन या पहले हफ्ते में ओवल ऑफिस में बैठ के क्या करेंगे हैं और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि जी इमरान खान पर हाथ हल्का रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल पहले डोनाल्ड लू थे और आप डोनाल्ड ट्रंप होंगे। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। सहाफ़ियों से आगे चलते हैं और अब बात करेंगे एक बड़े सियासी से जिन्होंने सहाफ़ी प्रोग्राम में काफ़ी देर बाद शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब, पहले तो ये बताएं कि लगता है कि जिस तरीके से सियासत पाकिस्तान से ख़त्म होती जा रही है, तो लगता है सियासतदान भी सियासत से किनारा कशी अख्तियार करते जा रहे हैं। आप कहाँ हैं, किस जमात में हैं और क्या हो रहा है, आपकी सियासत की क्या सूरत हाल है? हम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि सियासत करना अब बहुत ही मुश्किल है अनटिल अनलेस आप बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार हो जाएं और प्रिंसिपल्स को सबको पीछे छोड़ दें, तो वो तो फिर सियासत हो सकती है। लेकिन फॉर समवन लाइक मी विद नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ना कुछ इस किस्म की चीज़, तो मेरे लिए तो इस मुश्किल सियासी माहौल में बहुत ही मुश्किल है मतलब आगे चलना। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मतलब छोड़ी नहीं है, हिम्मत छोड़ी नहीं है। इस वक्त किसी सियासी जमात में नहीं हूँ, लेकिन आइंदा आने वाले हफ्तों में या महीनों में ज़रूर
ज्वाइन करूंगा कोई ना कोई सियासी जमात। अच्छा, कोई ना सियासी जमात का प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी होता है। जी जी, कोई ना कोई सियासी जमात है इस वक्त मेरे ख्याल है मेन स्ट्रीम, PTI, PMLN और PPP। तो अभी देखें किसका इंतखाब होता है। मतलब सॉरी, अवाम पाकिस्तान पार्टी भी है, सॉरी। अच्छा, वो भी हैं। आप कह रहे हैं ना कोई सियासी जमात ज्वाइन करूंगा, तो क्या ये कोई ना कोई सियासी जमात हर सियासतदान की मजबूरी होती है? और अगर आपने फैसला करना ही है तो किस बुनियाद पे करेंगे? और इस वक्त जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, तो आपके ख्याल में कौन सी जो बड़ी जमात है, मेन स्ट्रीम पार्टी है, वो आपके आइडियाज़, आपकी कॉज के बहुत करीब है? और क्योंकि अब तो आपने काफ़ी छुट्टियाँ गुजार ली हैं। इस वक्त मुश्किल ये है कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है उसमें आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं कि आइडियल सिचुएशन हो, डेमोक्रेटिक ऑर्डर चल रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर चल रहा हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, मीडिया इंडिपेंडेंट हो, तो फिर आप वो जो चॉइसेस करेंगे कि जी किसकी फॉरेन पॉलिसी मेरे से मुताबिकत रखती है, मईशत के हवाले से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा अच्छा प्लान है, और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से। लेकिन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान इज़ फाइटिंग फॉर डेमोक्रेटिक सर्वाइवल। मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है, और हुकूमत वक्त जो है, रूलिंग क्लास है, उसके नज़दीक चाहे वो हटदर्मी हो, चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हो, चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती हो, उन्होंने अपना ऑर्डर प्रिवेल करवाना है। तो मेरा ख्याल है उसको तो सब अपोज ही करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये कोई नई सूरत हाल तो नहीं है, ये तो उस वक्त भी ख़राब थी जब आप जनरल बाजवा साहब से मुज़ाकरात करते थे और मुज़ाकरात करवाते भी थे पार्टियों के। तो अभी कुछ बदला तो नहीं है, तो इसमें अब क्या ऐसी नई ख़ास बात आ गई है जो पहले नहीं थी जब आप सियासत में होते थे? हाँ, वो उस वक्त बिल्कुल सही बात है कि सियासी तौर पर डेमोक्रेसी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन मैं उस वक्त PMLN के साथ और मियाँ नवाज शरीफ सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे, और उस वक्त मेरे ख्याल में वो बिल्कुल, और अब भी मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही उन्होंने चूज़ किया था अपना सियासी जद्दोजहद करने का। और हम समझे थे कि जी हम बिल्कुल करीब आ गए उस सफ़र के, और आफ्टर इतनी कुर्बानियाँ देना, हुकूमत भी चली गई 2018 में, डिस्क्वालिफिकेशन, बाकी लोगों पर पकड़ तक हो। लेकिन अगर आपने फिर आके वही करना था, उसी पॉलिटिकल पार्टी ने आके फिर सारी चीज़ें वही करनी थी, और उससे भी 100 गुना ज़्यादा ख़राब तरीके से करनी थी, तो फिर तो मतलब आपके पास क्या चॉइस रहती है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि जी उस वक्त हो रहा था तो इस वक्त भी होना चाहिए। अगर लोग कहते हैं 2018 का इलेक्शन भी तो रिग्ड था, तो उसको हम रिग्ड ही कहते थे ना। अगर उसको मैं रिग्ड कहता था तो 2024 के इलेक्शन को कैसे मैं सही कह सकता हूँ? अच्छा, अब ये बताए ना, चले आपने तो अब वो माजी का जो सियासी धंधा था वो तो छोड़ दिया, अब जो आप शराफत की सियासत करना चाह रहे हैं वो मुमकिन है? और क्या PTI में या दीगर किसी जमात में ऐसी सियासत मुमकिन है? किसी एक जमात का नाम ले सकते हैं? देखिए, इस वक्त मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई थिंक दोबारा रिपीट करने के उसमें ज़रूर ये इम्पोर्टेंट भी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें कि जब सन 77 में मार्शल लॉ लगा था, जनरल ज़िया-उल हक आए थे, तो उस वक्त भुट्टो साहब का जाहिर है वो 5 साल दौर ख़त्म हुआ था, और मेरे लिहाज से, मईशत के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के ऊपर जो मुश्किलात पैदा की गई थी, हर लिहाज से भुट्टो साहब की हुकूमत कोई अच्छी हुकूमत नहीं थी, और उसके बड़े तल्ख तजर्बात थे। लेकिन उसके बाद जब मार्शल लॉ लग गया था तो चॉइस क्या थी कि मार्शल लॉ को सपोर्ट करें, जनरल ज़िया-उल हक को सपोर्ट करें, या आप भुट्टो साहब के पीछे खड़े हो जिनको फांसी पर लटकाने की साजिश बनाई जा रही थी। तो वो एक वक्त आता है जब आप वो चूज करते हैं कि इस वक्त लेसर ऑफ द टू इवल्स क्या है। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जी आप इस वक्त अगर ये कहें कि PTI ने जो गलत इक़दाम उठाए थे और उसकी सज़ा अब जो हो रहा है
तो उनको भुगतना चाहिए या वो, तो फिर आपके पास चॉइस ये है कि फिर इस तरह से तो पाकिस्तान में अगला डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इस वक्त आप सोचे ना खुद के पीटीआई अगर हट जाए बीच में से और बाकी रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर ले तो फिर पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है जमहूरियत की तो जंग खत्म हो जाएगी ना। तो फिर आप कब ऐलान कब कर रहे हैं? अभी जब पीटीआई लाहौर में जलसा करने के लिए आ रही है, 25 तारीख गालिबन बताई गई है, तो आप लाहौर के जलसे में फिर बाकायदा पीटीआई के जलसे में ऐलान करेंगे शमूलियत का? मैंने अभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो अभी मुझे तो ये भी नहीं पता अभी 25 तारीख को जलसा भी होगा या नहीं होगा। बट अभी तो बैठ के जाहिर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आई हैव नॉट येट डिसाइडेड एनीथिंग। तो ये बताएं ना कि आपके भाई भी इस वक्त सियासत से दूर हैं, आप भी इस वक्त सियासत से छुट्टियों पे हैं, आप दोनों को आपस में बैठ के बात करने का तो भरपूर मौका मिला होगा, तो क्या आप लोगों ने फिर तय किया है आप दोनों मिलकर किसी एक जमात में जाएंगे? जारी बात है पीटीआई में असद उमर तो आप जाने से रहे, तो आप पीटीआई में जा रहे हैं और आपके भाई पीटीआई को छोड़ रहे हैं, तो आपके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? कोई मिलके ये जदोजहद नहीं कर रहे हैं आप कोई? नहीं, उन्होंने तो सियासत से किनारे कशी का ऐलान कर लिया ना असद ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि उनका सिर्फ पीटीआई नहीं छोड़ी थी, उन्होंने सियासत छोड़ दी थी। और ये अनफॉर्चुनेट बात है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक तरफ से कहते हैं कि जी पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को आना चाहिए ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें, और वो जो सियासी तरीक़ेकार है, बारूसी सियासत पिछले इतने डेकेड से चल रही है, उसका कुछ थोड़ा सा तोड़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपने देखा कि कोई इतना आसान नहीं। कराची से 3 सियासतदान आए थे, मिफ्ताह इस्माइल, मैं और असद उमर, और तीनों का जो हशर हुआ है आपने देख लिया। तो इतना आसान नहीं होता, तो कहना आसान होता है, बट फिर भी कोशिश तो करती रहनी चाहिए। तो शाहिद खाकान अब्बासी की जो जमात है अवाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं, बहुत ज़बरदस्त। अब बाय द वे शाहिद खाकान अब्बासी मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस पाकिस्तान एवर हैड। ज़बरदस्त इंसान है, दिलेर हैं, मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं शो किया कि जी डर गए हैं। हालांकि बिल्कुल 2 नंबर केस उन पर बनाया गया था, जेल में भी रहे, और सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंट हैं, समझते हैं, मैशत को समझते हैं, बाकी चीज़ों गवर्नेंस को समझते हैं। सो ही इज़ अ रिमार्केबल पर्सन। और लेकिन नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया उन्होंने भी, आपने भी। नवाज शरीफ साहब को देखा ना, उन्होंने भी बिल्कुल सही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ा है कि वो तो कहते हैं कि मैं तो उधर ही खड़ा हूँ, जैसे हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। अगर जिस पार्टी ने अपनी सियासत का फोकल पॉइंट था वोट को इज्जत दो, वो उठा के बंद कर दिया और ताले लगा दिए उसके ऊपर, तो शाहिद खाकान अब्बासी, जिस शाहिद खाकान अब्बासी को मैं जानता हूँ और इतने अरसे से जानता हूँ, वो तो उसके साथ नहीं चल सकते। अच्छा देखिए, आप दोनों ने बज़ाहिर इसी नुक्ते पे छोड़ा, लेकिन आप दोनों के पास वोट को इज्जत देने के लिए कोई लाहे अमल नज़र नहीं आता कि आप दोनों में से कोई लाहे अमल दे, और आपका वैसे इतनी सपोर्ट भी नहीं है पब्लिक के अंदर कि आप खुद ही इलेक्शन भी लड़ सकें। तो क्या हिकमत अमली क्या है वोट को इज्जत देने के लिए? आपके जहन में क्या आइडिया था कि कैसे दी जा सकती है? कोई पॉलिसी है आपके जहन में, कोई तजवीज़? इतना आसान तो नहीं होता कि जी शाहिद खाकान अब्बासी तो एक बहुत कदावर सियासतदान है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पिछले 30 साल से कर रहे हैं, इलेक्ट भी होते रहे हैं। मैं तो उनसे बिल्कुल अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन अपनी हद तक कम से कम आप ये तो जब आप विद इन द पार्टी आवाज़ उठाते हैं कि जी ये आप मिसाल के तौर पर जब पंजाब में इलेक्शन था कि जी इमरान खान ने गलती कर दी है, उसने तोड़ दी असेंबली, भाई इमरान खान ने गलत किया, ये सही किया है, आइन पाकिस्तान का क्या कहता है? तो अगर आप बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएंगे और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन अपने सामने होते देखेंगे और आप बात भी नहीं करेंगे, पहले इंटरनली बात करें, फिर आप उसके बाद मजबूर होके फिर आप बाहर आके बात करेंगे, लेकिन इसी तरह से पकड़ की सियासत के जी हम तो ये करने ही नहीं आए थे। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से भी तो कन्विंस नजर नहीं आते ना, शाहिद खाकान भाई साहब और मोहम्मद जुबैर या मिफ्ताह इस्माइल, अभी तक वो सियासी तहरीक नज़र नहीं आ रही वोट को इज्जत देने के लिए, बावजूद इसके कि कम से कम शाहिद खाकान अब्बासी के पास तो इस बात की मैं समझता हूँ कि अवाम पार्टी हैं,
लेकिन उन्होंने अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दी वोट को इज़्ज़त देने के हवाले से। एक्चुअली देखें, जो आप अगर पूछेंगे कि मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया था उस वक्त, उनको मे बी इन द फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, तो मेरा अभी थिंकिंग ये थी कि नथिंग रॉन्ग विद दी जो उनके सियासी नज़रियात हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है मईशत के हवाले से और गवर्नेंस के हवाले से, आइन पर के हवाले से, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है ना, वो सिर्फ प्रो इमरान खान और एंटी इमरान खान के गिर्द घूम रही है, और आपको स्पेस बनाना जो है ना वो बहुत ही, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। या तो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं या इमरान खान के साथ हैं, बाकी कोई, और इमरान खान के साथ और अगेंस्ट का मतलब ये है कि इमरान खान के गिर्द जो है सियासत घूम रही है। तो आपके ख्याल में ये बात शायद खाकान अब्बासी साहब को समझ नहीं आ रही, उन्होंने अपनी एक अलग से वो एक पार्टी बना ली। एक्चुअली देखिए, आपको पता है मुशफ़क़ होकर भी उनके साथ थे, और उनका भी ख्याल यही था कि इस वक्त ये जो माहौल है, इस वक्त पार्टी नहीं लॉन्च करनी चाहिए। इसमें कोई उनका वो डिफरेंट पॉइंट नहीं था कि शाहिद खाकान को पार्टी नहीं लेके आनी चाहिए, या जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं ये डिलीवर करने में नाकाम हो गई हैं और अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। बट इस वक्त जो अगर एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक माहौल होता ना, तो उसमें पाकिस्तान की सियासत उधर ना फंसी होती जहां आज फंसी भी है, और दिन ब दिन वो खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। सो इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड इमरान खान। कल जिस तरह मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको मती कि जलसा हुआ, जलसे की कवरेज नहीं हुई, लेकिन 2-2 घंटे के प्रोग्राम उस पर हुए। सो आप खुद सोचे ना कि जितना मर्जी आप उसको इग्नोर कर लें, इमरान खान को या पीटीआई को, डिस्कशन या पॉलिटिकल डिबेट है इमरान खान के। उन्होंने सिर्फ इजहार कर दिया कि जी वो चांसलर गवर्नर वो ऑक्सफोर्ड के बनना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे वहाँ लंदन में भी शुरू हो गए उनके खिलाफ या उनके फेवर में जो भी है, PMLN वाले उनके खिलाफ शुरू हो गए, लेटरबाजी हो रही है, अखबारों में लिखा जा रहा है। सो इस माहौल में आप अपना बयानिया लेके आएंगे कि जी हम देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। यानी आप लोग भी अंडरस्टैंड कि आप लोग भी जो है बेसिकली अपॉर्चुनिटी और मौके की तलाश में है, और एक किसी पॉपुलर बयानी की तलाश में है जो जल कर जाए, जिससे आपकी पार्टी भी लॉन्च हो जाए और आप सियासत में भी दोबारा मुतहरक हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर।